मेरा नाम है मेहरुनिशा। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं आज की ये दिलचस्प कहानी। मैं मेहरौली में दिलशान खान की पुरानी हवेली देखने आई थी, लेकिन जैसा मैंने सोचा था वैसी कोई हवेली मुझे नज़र ही नहीं आई। दिलशान खान की पुरानी हवेली अब पूरी तरह बदल चुकी थी, सिर्फ नाम बाकी रह गया था। बहुत पहले ही इस हवेली का बंटवारा हो चुका था और अब इस हवेली में कुल 13 परिवार रहते थे। जफ़र का परिवार इसी हवेली के एक हिस्से में रहता था। जफ़र से ही मुझे इस हवेली के बारे में मालूम चला तो मैं मेहरौली आ गई। हवेली के बाहर से ही मैंने जफ़र को कॉल किया तो उसने कहा, नाजिया, ग्राउंड फ्लोर पर महनाज बानो की नेम प्लेट लगी होगी, तुम बेल बजाओ और अंदर जाकर बैठो। मैं किसी काम से छतरपुर मार्केट आया हूँ, बस 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ। जफ़र की बात सुनकर मैं ग्राउंड फ्लोर पर महनाज बानो का नेम प्लेट ढूंढने लगी। दिलशान खान की हवेली के ग्राउंड फ्लोर पर कुल 4 फ्लैट थे। मुझे महनाज बानो का फ्लैट नज़र आया और मैंने बेल बजा दिया। एक औरत ने दरवाज़ा खोला तो मैं समझ गई कि ये शायद जफ़र की अम्मी महनाज बानो होंगी। मैंने सलाम किया तो सामने खड़ी महिला ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया और मुझे लेकर अपने ड्राइंग रूम में आ गई और बोली, तुम नाजिया ही हो ना? मैंने कहा, हाँ, मेरा नाम नाजिया है। उन्होंने कहा, जफ़र ने मुझे बताया था कि उसकी दोस्त आने वाली है, तुम बैठो, जफ़र बस आता ही होगा, तब तक मैं चाय बना लेती हूँ। थोड़ी देर में जफ़र भी आ गया और मेरे सामने वाले सोफे पर बैठते हुए बोला, यहाँ तक पहुँचने में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? मैंने कहा, नहीं, चांदनी चौक से सीधी मेट्रो यहाँ तक आती है। मैं छतरपुर उतर गई थी और वहाँ से बैटरी रिक्शा पकड़कर यहाँ तक पहुँच गई। दिलशान खान की हवेली ढूंढने में थोड़ी मुश्किल ज़रूर हुई, लेकिन खुशी की बात यह है कि मैं इस वक्त दिलशान खान की हवेली में बैठी हूँ। तभी वो औरत चाय के 3 कप लेकर हमारे बीच आई और बैठ गई। जफ़र ने चाय का 1 कप हाथों में उठाया और बोला, ये मेरी खाला शहनाज बानो है और महनाज बानो मेरी अम्मी का नाम था, जो अब इस दुनिया में नहीं है। जफ़र की बात ख़त्म होते ही शहनाज बानो ने कहा, यह हवेली हमारे पुरखों की थी, लेकिन वक्त के गुबार में ये हवेली कई टुकड़ों में बट गई। अब तो बस हवेली का यही हिस्सा ही बचा है, जिसे हम अपना कह सकते हैं। मेरे अब्बू के ज़माने तक इस हवेली के 4 टुकड़े हो चुके थे और उन्होंने ही बाकी का हिस्सा बेच दिया और जो बचा उसे अपनी बड़ी बेटी महनाज बानो के नाम कर दिया। मैंने शादी नहीं की, इसीलिए इस वक्त यहाँ हूँ। शहनाज बानो की बात ख़त्म होते ही जफ़र बोल पड़ा, नाजिया, तुम बताओ, इस हवेली में ऐसा क्या है जो तुम इसके बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि कोई पुरानी खंडर नुमा हवेली होगी, लेकिन यहाँ पहुँची तो हवेली पूरी तरह बदल चुकी है। जफ़र ने कहा, यह हवेली इतनी मशहूर भी नहीं है, फिर तुमने इस हवेली के बारे में कहाँ पढ़ा? मैंने कहा, तुम्हें पता है जफ़र की मैं पुरानी हवेलियों पर अपनी थीसिस लिख रही हूँ। अगले साल मेरी PhD कंप्लीट हो जाएगी, इसीलिए मैं लखनऊ से दिल्ली आई। मैं पुरानी दिल्ली की कई हवेलियों में भी गई और उनके बारे में जानकारियाँ इकट्ठी की। इसी दौरान मुझे तुम्हारी इस हवेली के बारे में जानकारी मिली और मैं यहाँ चली आई। मेरी बात ख़त्म होते ही जफ़र ने कहा, दरअसल तुम इस वक्त जिस मकान में हो, ये कभी दिलशान खान की सबसे छोटी बीवी आबिदा खानम का घर हुआ करता था। दिलशान खान यहाँ कभी कभार ही आते थे। हमारा परिवार दिलशान खान की छोटी बीवी आबिदा खानम के वंश से ही जुड़ा हुआ है। दिलशान खान की पहली बीवी शगुफ्ता थी, जिनका परिवार यहाँ से कुछ दूरी पर रहा करता था। देश के बंटवारे के बाद दिलशान खान की पुरानी हवेली में रहने वाले उनके वारिस पाकिस्तान चले गए और वो हवेली पूरी तरह वीरान हो गई। तुमने जिस हवेली के बारे में पढ़ा वो दिलशान खान की हवेली ये नहीं है, बल्कि वो है जो इस वक्त पूरी तरह वीरान हो चुकी है। जफ़र के मुंह से ये बात सुनकर मैंने हैरानी से पूछा, वो वीरान हवेली कहाँ है? जफ़र ने कहा, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर बलबन के मकबरे के पास, जो इस वक्त मेहरौली के जंगलों के बीच में पड़ता है, लेकिन वहाँ जाना ठीक नहीं है, ख़ासकर लड़कियों के लिए। दिलशान खान की जिस हवेली को मैं ढूंढ रही थी, उस हवेली के बारे में मुझे पुख्ता जानकारी मिल चुकी थी।
मैं तो इस वक्त वहाँ जाना चाहती थी, लेकिन कुछ सोचकर मैं रुक गई और ज़फ़र से बोली, खैर अब मैं जा रही हूँ। आप लोगों से मिलकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं उठकर दरवाजे तक आई थी कि शहनाज बानो ने मुझसे कहा, दिल्ली में जब तक हो तब तक कोई भी ज़रूरत महसूस हो तो सीधे यहाँ चले आना, ये तुम्हारा ही घर है। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी ज़रूर। महरौली से निकलकर मैं दरीबा कला आ गई। यहाँ मेरे मामू का घर था। मैं उन्हीं के यहाँ रुकी हुई थी। मेरे मामा जमाल खान की बेटी रुखसाना मेरी बहन ही नहीं, मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त भी थी। वो सेंट स्टीफन कॉलेज में बीकॉम कर रही थी और ज़फ़र भी उसी कॉलेज में पढ़ता था। ज़फ़र और रुखसाना दूर के रिश्तेदार भी थे। रुखसाना के अब्बू ने ज़फ़र के परिवार की काफ़ी मदद भी की थी, इसीलिए दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और कॉलेज में साथ में पढ़ने के दौरान दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। मुझे ज़फ़र से रुखसाना ने ही मिलवाया था। ज़फ़र का सपना था कि वो किसी भी तरह अमेरिका की नागरिकता हासिल कर ले और रुखसाना के साथ वहीं सेटल हो जाए। ज़फ़र जब भी मिलता अपने सपने के बारे में बातें ज़रूर करता। ज़फ़र से मुझे मालूम चला कि वो दिलशान खान की हवेली में रहता है, तो मैं उसकी हवेली देखने निकल पड़ी थी। दरअसल दिलशान खान की हवेली की तलाश में ही मैं लखनऊ से दिल्ली अपने मामू के घर आई थी और आखिरकार मुझे उस हवेली के बारे में जानकारी मिल गई थी। पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में घूमते हुए मुझे 1 महीना बीत चुका था। इस बीच मैंने काफ़ी रिसर्च कर ली थी। अब मैं लखनऊ जाना चाहती थी, लेकिन रुखसाना की वजह से मैं जा नहीं पा रही थी। 3 बार उसने मेरा रिजर्वेशन कैंसिल करवा दिया था। वो चाहती थी कि मैं कुछ दिन और यहीं रुकूं, लेकिन मुझे घर भी जाना था। लखनऊ में मेरी माँ परेशान थी। वो रोज़ फ़ोन करती कि आज ही लखनऊ के लिए निकल जाऊं, लेकिन मैं रुखसाना की वजह से ऐसा नहीं कर पा रही थी। एक दिन मैंने रुखसाना को कहा कि मैंने रिजर्वेशन करवा लिया है, मैं कल लखनऊ जा रही हूँ और जल्द वापस आऊँगी। ये सुनकर रुखसाना उदास हो गई और बोली, नाजिया, मैं ज़फ़र से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे अब्बू ज़फ़र को पसंद नहीं करते। अब्बू मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे हैदर से कराना चाहते हैं, जिसे मैं पसंद नहीं करती। तुम यहाँ हो तो मैं तुम्हारे साथ खुलकर बातें करती हूँ और कहीं भी घूम आती हूँ, लेकिन तुम्हारे यहाँ से जाते ही मेरा घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। मैं कॉलेज जाती हूँ, मेरी अम्मी मेरे साथ कॉलेज तक जाती है। मैं इसीलिए तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देना चाहती थी। मैंने रुखसाना को प्यार से समझाया और कहा, रुखसाना मुझे अभी जाने दो, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं जल्द दिल्ली आऊँगी। यहाँ मुझे एक बेहद ज़रूरी काम निपटाना है। अगले दिन मैं ट्रेन में थी और दिलशान खान की हवेली के उस रहस्य के बारे में ही सोच रही थी, जिसके बारे में मुझे 1 साल पहले ही मालूम चला था। मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। मेरे अब्बू फ़ारसी और उर्दू के जानकार थे। लखनऊ इंटर कॉलेज में वो इतिहास पढ़ाते थे। उन्होंने मुझे भी फ़ारसी सिखाई थी और उन्हीं की वजह से इतिहास को जानने की मेरी रुचि भी परवान चढ़ी थी। लखनऊ में हमारे काफ़ी रिश्तेदार रहते थे, लेकिन वो कहते हैं कि बुरे दौर में सबसे पहले रिश्तेदार ही साथ छोड़ देते हैं। ये बात बिल्कुल सच साबित हुई। 5 साल पहले जब मेरे अब्बू बीमार पड़े तो सारे रिश्तेदारों ने मेरे परिवार से दूरी बना ली, जिसकी वजह से मेरी अम्मी को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तब मैं ग्रेजुएशन में थी। अब्बू के इलाज में सारी जमा पूंजी ख़त्म हो गई। 1 साल पहले जब उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई तो मेरी अम्मी ने भी हार मान ली। तब मैं इतिहास से अपना MA कंप्लीट कर चुकी थी। मरने से कुछ वक्त पहले मेरे अब्बू ने मुझे घर के कोने में रखे एक पुराने संदूक को खोलने के लिए कहा। इस संदूक को मैंने हमेशा से घर के एक कोने में यूं ही पड़ा हुआ देखा था। अम्मी मुझे इस संदूक को छूने भी नहीं देती थी। अब्बू के कहने पर मैंने वो संदूक उठाया और उनके सामने रख दिया। अम्मी ने उस संदूक को खोला। उसमें बहुत पुराने कागजात थे। मेरे अब्बू ने मुझसे कहा, नाजिया, ये कागजात मेरे पुरखों की बेशकीमती धरोहर है। मैंने इन्हें संभाल कर रखा ताकि जब तक तुम इस लायक हो जाओगी, कागज़ों के इन ढेर की कीमत को समझ सको, तब मैं इन्हें तुम्हारे हवाले कर सकूं, और मुझे लगता है कि तुम इस लायक हो चुकी हो।
मैंने अब्बू से पूछा, अब्बू आप तो जानते ही होंगे कि इन कागजातों में क्या है। अब्बू ने कहा, दिलशान खान की पहली बीवी शगुफ्ता आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र की बहन थी। 1857 के गदर के बाद जब लाल किले से बादशाह को गिरफ्तार किया गया, उससे पहले ही उन्होंने अपनी बेशकीमती चीज़ें अपने एक वफादार के हाथों में रौली में शगुफ्ता के यहाँ भिजवा दी और शगुफ्ता ने बादशाह की उस अमानत को हवेली में ही कहीं छुपा दी और अपने परिवार को भी इस बात की खबर न लगने दी। 1890 में अपने इंतकाल के वक्त शगुफ्ता ने अपने बड़े बेटे शहनवाज को वह राज की बात बताई और मर गए। 1947 तक दिलशान खान की उस हवेली में शहनवाज खान के पोते शमशेर का परिवार रहता था। शमशेर 2 भाई थे, शमशेर और खुदा बख्श। बंटवारे के वक्त शमशेर अपने परिवार के साथ पाकिस्तान चले गए और खुदा बख्श हवेली छोड़कर लखनऊ आ गए। मैं उसी खुदा बख्श का पोता हूँ। अब्बू ने गहरी सांस ली और चुप हो गए। मैंने पूछा, इस संदूक के कागजातों का मैं क्या करूं अब्बू? अब्बू ने कहा, मेरा तुम्हें फ़ारसी भाषा में सिखाने का मकसद यही था कि तुम अपने हिसाब से इन कागजातों की पड़ताल करो और दिलशान खान की इस हवेली को खोजो जहां आखिरी मुग़ल बादशाह की बेशकीमती चीज़ें रखी हैं। उन पर तुम्हारा हक है, उन्हें हासिल करो। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं कामयाब ना हो सका। अब मेरी आखिरी मन्नत यही है कि तुम मेरे इस अधूरे काम को पूरा करो। मुझे ये सब बताते हुए कि ही अब्बू का इंतकाल हो गया और उनके इंतकाल के बाद मैं महीनों तक उस संदूक के कागजातों पर रिसर्च करती रही। दरअसल ये पुराना संदूक दिलशान खान की पहली बीवी शगुफ्ता का था। उनके शौहर दिलशान खान उस वक्त हीरे जवाहरातों के बड़े व्यापारी हुआ करते थे और अंग्रेज़ों से भी उनके अच्छे ताल्लुकात हुआ करते थे। इस संदूक में भरे हुए ज़्यादातर कागजातों का ताल्लुक दिलशान खान के बिजनेस से ही था, लेकिन कुछ कागजात ऐसे थे जिन पर आखिरी मुग़ल बादशाह की मुहर लगी हुई थी। साथ ही उन चीज़ों की एक लिस्ट थी जो बादशाह ने लाल किला छोड़ने से पहले शगुफ्ता के पास भिजवाई थी। इतने कागजातों के ढेर में सबसे दिलचस्प जो चीज़ थी वो थी शगुफ्ता की फ़ारसी में लिखी डायरी, जिसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी से जुड़ी एक एक जानकारी लिखी थी। शगुफ्ता की डायरी के साथ उनके बेटे शहनवाज खान की भी नोट बुक मिली जो मेरे लिए बेहद बेशकीमती थी। सुबह मेरी आँख खुली तो मुझे याद आया कि मैं ट्रेन में थी। ट्रेन से उतरकर मैं सीधे अपने घर पहुंची जहां मेरी अम्मी मेरा बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। दिन का खाना खाकर मैं अपनी अम्मी के पास बैठ गई और दिल्ली से दिलशान खान की हवेली को ढूंढ निकालने का पूरा वाक़या मैंने अपनी अम्मी को सुना दिया और पूछा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि अब्बू अपने पूरे जीवन में दिलशान खान की हवेली क्यों नहीं ढूंढ पाए। अम्मी ने कहा, दरअसल तुम्हारे अब्बू थोड़े आलसी और लापरवाह किस्म के आदमी थे, इसीलिए उन्होंने ज़्यादा कोशिश नहीं की। मेरे कहने पर वो 2-3 बार ही दिल्ली गए और तुम्हारे मामा के पास कुछ दिन रहकर लखनऊ वापस आ गए। अब मेरे पास 2 रास्ते थे। एक रास्ता तो ये था कि मैं दिल्ली के आर्कियोलॉजिकल सर्वे के पास जाकर उन्हें सारी बात बताऊं ताकि वो दिलशान खान की खंडर हो चुकी हवेली की खुदाई करवाए। खुदाई के बाद वहाँ से मिली बेशकीमती चीज़ें देश की धरोहर मानी जाएगी और उन्हें म्यूज़ियम में रख दिया जाएगा ताकि आम आदमी भी उन्हें देख सके। लेकिन ऐसा करने से मुझे ये डर लग रहा था कि कहीं वह बेशकीमती ख़जाना भ्रष्टाचार के भेंट न चढ़ जाए, या फिर ऐसा भी तो हो सकता था कि खुदाई के बाद भी वह ख़जाना वहाँ से बरामद ही ना हो पाए। क्या पता वो बहुत पहले ही लोगों के हाथ लग चुका हो। मेरे पास दूसरा रास्ता ये था कि मैं खुद से उस ख़जाने की तलाश करूं और अगर मुझे ख़जाना मिल गया तो मैं उसे सरकार के हवाले कर दूं। मैंने अपनी अम्मी से सलाह ली, लेकिन वो मुझे ख़जाने के चक्कर में ना पड़ने की सलाह देने लगी। अम्मी ने कहा, नाजिया, मेरी ज़िंदगी का ख़जाना तो तू है,
तुझे कुछ हुआ तो मैं जीते जी मर जाऊंगी, इसीलिए इन सब चक्करों में ना पड़ तो ही अच्छा है। लेकिन मैंने अपनी अम्मी को समझाया कि रुखसाना और ज़फ़र भी मेरे साथ होंगे। आखिर हम सब दिलशान खान की ही संतानों में थीं, इसीलिए वह लोग भी इस मिशन को अपना मिशन समझकर काम करेंगे और हम लोग मिलकर एक ऐसी बड़ी खोज कर देंगे जिसे हमारा नाम अखबार की सुर्खियों में होगा। कुछ दिनों लखनऊ में रहकर मैंने अपनी अम्मी को मना लिया और संदूक से कुछ ज़रूरी कागजात लेकर मैं दिल्ली आ गई। मुझे फिर से अपने घर देखकर रुखसाना बेहद खुश थी। एक दिन मैं रुखसाना के साथ जमा मस्जिद के पास वाले जवाहर रेस्टोरेंट में थी। थोड़ी देर में ज़फ़र भी आ गया और मैंने सारी बातें दोनों के सामने रख दी। मेरी बातें सुनकर ज़फ़र हैरान हो गया और बोला, दिलशान खान की हवेली मेहरौली के जंगलों के बीच में है। वहाँ दिन में लड़कियों का पहुँचना ख़तरनाक है, इसीलिए तुम ये जिम्मेदारी मुझे दो। पहले मैं कोशिश करके देखता हूँ। मुझे ये बताओ कि शगुफ्ता ने हवेली के किस हिस्से में मुग़ल बादशाह की आखिरी निशानी को छुपाया था। मैंने अपने बैग से दिलशान खान की पहली बीवी शगुफ्ता की डायरी निकाली। उसमें उन्होंने लिखा था कि अंग्रेज़ों के डर से मुग़ल बादशाह की आखिरी अमानत को हवेली के अंदर रखना ठीक नहीं था। अगर अंग्रेज़ों को ये बात मालूम चल जाती तो हवेली की तलाशी लेते और पकड़े जाने पर दिलशान खान को गद्दार समझकर उनकी भी हत्या कर देते। हवेली के पिछले हिस्से की ओर एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ से पश्चिम की ओर एक सूखा कुआं था। मैंने मुग़ल बादशाह की वो पोटली उसी कुएं में फेंक दी थी और कुएं को मिट्टी से भरवा दिया। मुझे लगा कि दिल्ली के हालात ठीक होने पर मैं अपने शौहर से कहकर उसे बाहर निकलवा लूँगी, लेकिन जल्द ही मेरे शौहर दिलशान खान को अंग्रेज़ों ने गदर में बादशाह का साथ देने के जुर्म में फांसी दे दी और डर की वजह से मैंने उस ख़जाने को ज़मीन में ही छोड़ दिया। ज़फ़र ने कहा, शगुफ्ता के मरने के बाद उनकी डायरी को उनके बेटे शहनवाज ने तो पढ़ा ही होगा। मैंने कहा, मेरे पास जो दूसरी डायरी है वो शहनवाज की ही है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी से जुड़ी एक एक चीज़ इस डायरी में लिखी है। उनका मानना था कि मुग़ल बादशाह ने आखिरी वक्त में जो पोटली शगुफ्ता को भिजवाई थी वो शापित थी। जो भी उसे हाथ लगाता उसका ख़ानदान ख़त्म हो जाता। इसीलिए शहनवाज के बाद ये बात किसी को मालूम नहीं चली और दोनों माँ बेटे की डायरी एक संदूक के साथ मेरे अब्बू को विरासत में मिल गई। ज़फ़र ने कहा, पहले तो हमें उस खंडर के आसपास कुएं के अवशेषों को ढूंढना पड़ेगा। कुआं मिल भी गया तो उसे खोदना आसान नहीं होगा। इसके लिए मुझे कुछ लोगों की मदद लगेगी और ये सब काम रात के अंधेरे में करना होगा। मैंने कहा, ठीक है ज़फ़र, तुम पर मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि मेरी तरह तुम्हारे रगों में भी दिलशान खान का ही खून है। ये हमारे पुरखों की धरोहर है जो हासिल होते ही हमें सरकार के हवाले कर देनी होगी। इससे हमारे पुरखों के बेशकीमती ख़जाने को पूरी दुनिया देख पाएगी। ज़फ़र की मेरी बातों से काफ़ी जोश में आ चुका था। मैंने कहा, अगर मुमकिन हो तो आज ही चलकर उस हवेली को देख आते हैं। मेरी इस बात पर ज़फ़र तुरंत तैयार हो गया। मैं और रुखसाना ज़फ़र की कार में बैठकर मेहरौली के लिए निकल पड़े। दोपहर तक हम लोग मेहरौली के जंगलों में पहुंच चुके थे। आधा किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम लोग इस बड़े से खंडर तक पहुँचे। ज़फ़र ने बताया कि दिलशान खान की पहली बीवी शगुफ्ता की हवेली यही है। हवेली के खंडरों के बीच खड़ी मैं बेहद हैरान थी कि पत्थरों के ढेर में मुझे अपने पूर्वजों की कहानियाँ नज़र आ रही थी। मेरे बालों को हवा छूकर गुजर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो शगुफ्ता की थी जो मेरे कानों को छूकर मेरे यहाँ आने का सबब पूछ रही थी। मैं अपने पूर्वजों के बिखरे पड़े इतिहास में खुद को पूरी तरह खो चुकी थी। तभी ज़फ़र की आवाज़ मेरे कानों में आई। वो बोला, यहाँ दूर दूर तक बरगद के किसी पेड़ का कोई नामो निशान नहीं है और कुआं जैसी चीज़ को ढूंढना तो और भी नामुमकिन है। रुखसाना को हवेली से ज़्यादा ज़फ़र में इंटरेस्ट था। वो मेरे साथ यहाँ तक
इसीलिए आई थी ताकि वो जफर के साथ वक्त बिता सके। इसीलिए वो पूरे समय जफर के आसपास ही मंडराती रही और मुझसे नजरें बचाती हुई वो जफर के पास साथ रोमांस करने की फिराक में लगी रही। लेकिन मैंने देखा कि जफर को रुखसाना के साथ रोमांस से ज्यादा शगुफ्ता के खजाने की फिक्र थी। इसीलिए वो पूरी शिद्दत से कुएं की तलाश में जुटा रहा। मैंने फिर से शगुफ्ता की डायरी निकाली। उसमें शगुफ्ता ने लिखा था कि पीछे की तरफ दूसरी कुछ दूरी पर एक बरगद का पेड़ था और उस पेड़ के पश्चिम की ओर कुछ दूर चलने पर वो कुआं था। जफर और रुखसाना के साथ मैं हवेली के पीछे की तरफ चल दी। अरावली की पहाड़ियों में हम लोग किसी ऐसे कुएं को ढूंढ रहे थे जिसे 150 साल पहले ही मिट्टी से भरकर समतल कर दिया गया था। 150 साल पुराने किसी कुएं को खोजना बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन तभी मेरा पैर किसी चीज़ से टकराया। मैंने गौर किया तो ये किसी पुराने बरगद की जड़ें थीं। आखिरकार हमें पुराने बरगद की जड़ें मिल गई थीं। अब हमें कुएं की तलाश करनी थी जो बरगद के पश्चिमी में कुछ दूरी पर होनी चाहिए थी। लेकिन जंगली पेड़ पौधों और झाड़ियों के बीच किसी पुराने कुएं को ढूंढना आसान नहीं था और शाम भी होने वाली थी। इसीलिए जफर ने कहा, नाजिया अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और मैं, रुखसाना, दरीबा, कला आ चुके थे। रुखसाना बहुत खुश थी और मैं उससे भी ज़्यादा खुश थी। हालांकि हम दोनों के खुश होने की वजहें अलग अलग थी। मैं इसलिए खुश थी कि मैं अपनी मंजिल को छू कर आई थी और रुखसाना के खुश होने की वजह ये थी कि वो अपने आशिक के साथ लिपट कर आई थी। रात को मैं रुखसाना के कमरे में ही सोती थी। इसीलिए थकी होने के कारण मैं रूम में जाते ही लेट गई। रुखसाना की वजह आवाज़ कानों में आई तो मेरी नींद खुली। वो बोली, अब्बू और अम्मी खाने के लिए बुला रहे हैं। मैंने कहा, ठीक है तुम चलो, मैं अभी आ रही हूँ। खाने के टेबल पर मेरे मामा जमाल खान बैठे हुए थे। वो हम दोनों बहनों के जफर के 7 दिन भर गायब रहने की बात को लेकर बेहद नाराज़ थे। उन्होंने गुस्से में मुझसे कहा, आज तुम दोनों दिन भर कहाँ गायब थे? मामा के अचानक पूछे गए सवाल पर मैं उनसे झूठ ना बोल पाई और मैंने उनका गुस्सा शांत करने के खातिर उन्हें दिलशान खान की हवेली में रखे मुग़ल बादशाह के ख़जाने की सारी बात बता दी और उन्हें यकीन दिलाने के लिए शगुफ्ता और शहनवाज खान की डायरी भी मैंने उनके सामने रख दी। उन्होंने कहा, नाजिया, मैं समझता हूँ कि तुम रुखसाना से ज़्यादा समझदार हो, लेकिन तुम्हें इस काम में जफर को शामिल करने की क्या ज़रूरत थी? मैंने कहा, दिलशान खान की उस हवेली का वारिस तो जफर भी है ना मामा? मामा ने कहा, मुझे वह लड़का बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि रुखसाना उसके करीब भी जाए। मामा और मेरी बातों को सुनकर सामने बैठी रुखसाना के पसीने सूख चुके थे। वो आंखें तरेर कर मुझसे चुप रहने का इशारा कर रही थी, लेकिन मैं कहाँ मानने वाली थी। मैंने मामा से कहा, मामा, मैं दिल की बात कहूँ तो मेरी नज़र में रुखसाना के लिए जफ़र से अच्छा लड़का कोई नहीं है। उसका सपना है कि वो अमेरिका का PR हासिल करे और देखना एक दिन वो अपना सपना ज़रूर पूरा करेगा। मामा ने कहा, तुम जफ़र को अभी नहीं जानती नाजिया, मैं तो उसके पूरे ख़ानदान से वाकिफ़ हूँ। मैंने कहा, मामा, आपकी माँ यानी कि मेरी नानी उसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी जिस ख़ानदान का वारिस जफ़र है। हम सब की जड़ें दिलशान खान से ही जुड़ी हुई हैं। मामा ने जवाब दिया, जो भी हो, रुखसाना के लिए मैंने अपने दोस्त के बेटे हैदर से रिश्ते की बात पक्की कर रखी है। मैंने कहा, मामा, अब वो ज़माना नहीं है जब माँ बाप अपनी बेटी का हाथ किसी के हाथ में भी थमा देते थे। ज़िंदगी रुखसाना को जीनी है, इसीलिए आप उसी को तय करने दीजिए कि उसे किसके साथ शादी करनी है। मेरी बातों से पास खड़ी मेरी मामी बिल्कुल राज़ी हो चुकी थी। इतने दिनों में मैं मामा के घर में थी तो मैं मामी की ख्वाहिशों को भी अच्छी तरह जान चुकी थी। वो अपनी बेटी की खुशी चाहती थी, इसीलिए उन्होंने जफ़र में कोई कमी नज़र नहीं आती थी। मैंने मामी का दिल टटोलने की खातिर उनसे पूछ लिया, अच्छा मामी, आप बताओ कि रुखसाना के लिए जफ़र में क्या कमी है? मामी ने मामा की ओर देखा और ख़ुद को रोक ना पाई और बोली, जफ़र में कोई कमी नहीं है, लेकिन
उनको रुखसाना की खुशी से क्या मतलब, उन्हें तो दोस्ती निभानी है, इसीलिए अपने दोस्त को ज़ुबान दे चुके हैं। मामी की बातों को सुनकर मामा हैरान थे, लेकिन वो कुछ ना बोले और खाने की टेबल से उठकर खड़े हुए। अपने अब्बू को नाराज़ देखकर रात भर रुखसाना बहुत टेंशन में रही और उसे टेंशन में देखकर मुझे भी बेहद अफसोस हुआ कि मेरी वजह से घर का माहौल ख़राब हुआ था। अगले कुछ दिनों तक मेरा मन नहीं लगा। एक दिन मैंने ज़फ़र से फ़ोन पर बात की और पूछा, ज़फ़र तुम्हारे मिशन का क्या हुआ? ज़फ़र ने कहा, इस बारे में अगले 15 दिनों तक तुम मुझसे कोई सवाल मत करो। नाजिया, कुछ सफलता मिलेगी तो मैं खुद तुम्हें कॉल कर बुला लूँगा। अगले कुछ दिनों तक मैंने ज़फ़र से कोई बात नहीं की। रुखसाना से ज़फ़र की बात भी पहले की तरह नहीं होती थी। 15 दिन बीत चुके थे। मैंने ज़फ़र को फ़ोन लगाया तो उसका फ़ोन बंद आ रहा था। रुखसाना ने भी उसे कॉल लगाया, लेकिन उससे कोई बात नहीं हुई। अगले दिन भी जब उसका फ़ोन नहीं लगा तो रुखसाना बेहद घबरा गई और उसने मुझसे मेहरौली चलने को कहा। अगले 1 घंटे में हम लोग महनाज बानो के फ्लैट के सामने खड़े थे, लेकिन फ्लैट से नेम प्लेट गायब था। मैंने डोरबेल बजाई तो कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और सामने एक सरदार जी को देखकर मैं हैरान हो गई। तभी सरदार जी बोले, कहिए क्या काम है? मैंने कहा, सरदार जी, मुझे इस घर में रहने वाले ज़फ़र और उनकी मौसी शहनाज बानो से मिलना है। सरदार जी ने कहा, वो लोग तो 1 हफ्ता पहले ही ये मकान खाली कर गए। मैंने ही ये मकान उन लोगों से ख़रीदा है। सरदार जी की बातों को सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और मेरे साथ खड़ी रुखसाना के भी होश उड़ गए थे। मैंने सरदार जी से पूछा, वो लोग मकान बेचकर कहाँ गए? सरदार जी ने कहा, मुझे मालूम नहीं। मैं घर आई तो मैंने मामा को ज़फ़र के गायब होने की बात बता दी। उन्होंने कहा, नाजिया, मैंने तो पहले ही कहा था कि वो लोग भरोसे के काबिल नहीं हैं। मुझे पक्का यकीन है कि दिलशान खान की हवेली से ख़जाना हासिल कर वो दिल्ली से हमेशा के लिए भाग चुका है। दोपहर तक अपने मामा के साथ मैं और रुखसाना मेहरौली के जंगलों में पहुँचे और जब हम खंडर पड़ी उस हवेली के पिछले हिस्से की ओर आगे बढ़े तो देखा कि वहाँ गहरा कुआं खुदा हुआ था। मैंने कुएं की गहराई को देखा तो तकरीबन 20 फुट की खुदाई की गई थी। मैंने अंदाज़ा लगाया कि इतना गहरा कुआं खोदने में कम से कम 10 दिन तो लग ही गए होंगे। अब हमारे हाथों में चिड़िया उड़ चुकी थी। मेरे ख्वाबों के फूलों पर ज़फ़र के लालच का बुलडोज़र चल चुका था। अब मेरे हाथों में कुछ नहीं बचा था, सब कुछ लुट चुका था। मेरे पुरखे कितने होशियार थे और मैं कितनी बेवकूफ़ निकली। मेरे पुरखों ने कई पीढ़ियों तक जिस अमानत को दुनिया से बचाकर मुझे सौंपा था, मैंने उसे अजनबी पर भरोसा कर उस अमानत को हमेशा के लिए गंवा दिया। अब मैं अपनी माँ को क्या जवाब दे पाती? 150 साल पहले दिल्ली में बहादुर शाह ज़फ़र का सब कुछ लुट चुका था। अब वैसे ही दिल्ली में मेरा भी सब कुछ लुट चुका था। मैं अपने अब्बू की ही गुनहगार नहीं थी, बल्कि मैंने तो अपने उन पुरखों के साथ भी धोखा किया था जिन्होंने अपना सब कुछ गंवा कर भी किसी की अमानत को बचा लिया था। मैं लखनऊ वापस आ गई और कुछ दिनों बाद ही मुझे मालूम चला कि रुखसाना की हैदर से शादी हो गई। 1 साल बीत चुके थे। मैंने अपनी PhD फाइनल कर ली थी और एक कॉलेज में लेक्चरार बन चुकी थी। एक दिन मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने कॉल रिसीव किया तो उधर से एक महिला की आवाज़ आई। वो बोली, आप नाजिया बोल रही हैं ना? मैंने पूछा, आप कौन? वो बोली, मैं शहनाज बानो बोल रही हूँ। शहनाज की आवाज़ सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा, आप इस वक्त कहाँ हैं? शहनाज ने कहा, मैं इस वक्त लखनऊ में ही हूँ। तुम अपना एड्रेस भेजो तो मैं अभी तुम्हारे घर आ सकती हूँ। अगले 1 घंटे में शहनाज बानो मेरे घर पर थी। मैंने उनसे पूछा, 1 साल से आप लोग कहाँ गायब हो गए थे और ज़फ़र इस वक्त कहाँ है? शहनाज बानो ने कहा, ज़फ़र इस वक्त अमेरिका में है और मैं भी 1 साल
से लंदन में थी, लेकिन मैं लंदन में रहकर बेहद बेचैन थी। कुछ राज मेरे सीने में दफन थे जो मुझे परेशान कर रहे थे। ये राज तुमसे जुड़े थे, इसीलिए मैं तुमसे मिलने को बेताब हो गई थी। ज़फ़र से तुम्हारा नंबर लिया और लंदन से सीधे तुम्हारे पास चली आई। शहनाज बानो की बातें मुझे हैरान करने लगी थी। इसी बीच मेरी अम्मी चाय बना कर ले आई और वहीं बैठ गई। शहनाज बानो ने गहरी सांस ली और कहा, ज़फ़र के अब्बू शौकत साहब उसके बचपन में ही गुज़र गए थे। उसके मरने के बाद महनाज बानो बिल्कुल अकेली हो गई थी। तब शौकत के दोस्त ने महनाज को संभाला और धीरे धीरे दोनों बेहद करीब आ गए और मेरी बहन महनाज ने अपने शौहर के दोस्त से दूसरी शादी कर ली। मैंने पूछा तो महनाज के दूसरे शौहर का क्या हुआ? शहनाज ने कहा, तुम्हारे मामा जमाल खान ही महनाज का दूसरा शौहर है। ये बात महनाज ने अपने बेटे ज़फ़र से हमेशा छुपाए रखी ताकि वो अपनी माँ को गलत ना समझे। ज़फ़र 1 साल पहले तक जमाल खान को अपना दूर का रिश्तेदार ही समझता था। यही वजह थी कि वो रुखसाना से प्यार कर बैठा। रुखसाना ज़फ़र की सौतेली बहन थी, इसीलिए जमाल खान अपनी बेटी रुखसाना की शादी ज़फ़र से नहीं कर सकता था। जब तक मेरी बड़ी बहन महनाज जिंदा थी, जमाल खान उसे लूटता रहा। उसकी हवेली के कई हिस्सों को बेचकर उसने महनाज का सारा रुपया हड़प लिया और वो बेचारी जमाल खान के प्यार में अंधी होकर उसके साथ अपना सब कुछ लुटवाती रही। शहनाज बानो की ये बात सुनकर मेरे तो होश उड़ चुके थे और पास बैठी मेरी अम्मी भी अपने भाई जमाल खान की असलियत को जानकर बेहद हैरान थी। शहनाज बानो ने कहा, मेरी बड़ी बहन महनाज के मरने के बाद जब मैं लंदन से मेहरौली आई थी तब ज़फ़र 12 साल का था। मैंने शादी नहीं की थी और मेरे कोई बच्चा भी नहीं था, इसीलिए मैंने ज़फ़र को अपना सगा बेटा माना और उसकी परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम्हारा मामा जमाल खान मेरी बहन का शौहर था, इस नाते वो घर आता जाता रहता था और ना जाने कब मुझे उससे इश्क हो गया। ज़फ़र के घर में ना रहने पर वो घर आता और हम दोनों एक दूसरे में खो जाते। 1 साल पहले जब तुम ज़फ़र के साथ मेहरौली के जंगलों में खजाना ढूंढने गई थी, तब तुमने एक बड़ी गलती कर दी थी। घर आकर तुमने अपने मामा जमाल खान को मेहरौली के उस खजाने के बारे में सब कुछ बता दिया था। जमाल खान 2 दिनों तक परेशान रहा। फिर एक दिन जमाल खान उस वक्त मेरे घर आया जब ज़फ़र घर पर ही था। जमाल खान ने ज़फ़र से कहा कि जिस खजाने की वो तलाश कर रहा है वो खजाना वहाँ नहीं है। बंटवारे के वक्त जो लोग हवेली छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे, वही लोग खजाने को भी अपने साथ ले गए। जमाल खान ने इस बात के सबूत दिखाए तो मुझे और ज़फ़र को उसकी बातों पर यकीन हो गया। ज़फ़र ने जब रुखसाना से अपनी शादी की बात की तो जमाल खान ने उसे कहा कि वो रुखसाना को भूल जाए क्योंकि वो उसकी बहन है। ये खबर ज़फ़र के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। उसे यकीन दिलाने के लिए जमाल ने महनाज से अपनी शादी के सबूत उसके सामने रख दिए और ज़फ़र से बोला, तुम यहाँ रहोगे तो रुखसाना तुम्हारे लिए पागल बनी रहेगी, क्योंकि मैंने उसकी माँ से छुपकर तुम्हारी माँ महनाज से शादी की थी, इसीलिए तुम यहाँ से अमेरिका चले जाओ। मैं 1 महीने के अंदर तुम्हारा वीज़ा करवा दूंगा और जब तुम अमेरिका पहुँच जाओगे तो मैं बहुत जल्द तुम्हें वहाँ का PR भी दिलवा दूंगा। ज़फ़र ने अमेरिका के PR के लालच में जमाल खान की बात मान ली और हमेशा के लिए अमेरिका चला गया। ज़फ़र के अमेरिका चले जाने के बाद मुझे जमाल खान की सच्चाई पता चली। ज़फ़र को अमेरिका भेजकर जमाल खान ने वो ख़जाना हासिल कर लिया और वो ख़जाना काफ़ी दिनों तक मेरे बेडरूम में पड़ा रहा। फिर एक दिन वो उस पोटली को मेरे घर से ले गया और फिर कुछ दिनों के बाद ही मेहरौली के मेरे पुश्तैनी मकान को बेचने की ज़िद करने लगा। मैं जमाल खान की असलियत पहचान चुकी थी, इसलिए मैंने उसे भनक भी नहीं लगने दी और मेहरौली वाला मकान बेचकर लंदन चली गई। पिछले महीने मैं लंदन में ही थी कि ज़फ़र मुझसे मिलने लंदन आया और मैंने उसे जमाल खान के धोखे की सारी बात बता दी।
तब से वो खुद को तुम्हारा गुनहगार समझ रहा है। जफ़र इस वक्त अमेरिका में है, उसे अमेरिका की नागरिकता मिल चुकी है। वो चाहता है कि तुम उसे माफ़ कर दो। तुम्हें ये बात बताकर मैं खुद को बेहद हल्का महसूस कर रही हूँ। आज रात की मेरी फ़्लाइट है, मैं वापस लंदन चली जाऊँगी। ये जफ़र का नंबर है, हो सके तो एक बार जफ़र से बात ज़रूर कर लेना। शहनाज बानो के जाने के बाद मैंने अपनी अम्मी की ओर देखा और बोली, मुझे क्या करना चाहिए अम्मी? अम्मी बोली, तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें सच्चाई के लिए लड़ना सिखाया है और सच्चाई की लड़ाई में सामने कोई अपना ही क्यों ना हो, उसे लड़ना ज़रूरी हो जाता है। मेरी एक सहेली रूबी का दिल्ली के क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थी। मैं दिल्ली जाकर उससे मिली और अपने मामा के काले करतूतों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर उसके सामने रख दिया। अगले ही दिन मामा के घर पर छापा पड़ा और उसके यहाँ से आखिरी मुग़ल बादशाह का आखिरी ख़जाना मिल गया और जल्द ही उस ख़जाने को आर्कियोलॉजिकल विभाग की निगरानी में म्यूज़ियम में रख दिया गया। मैं बेहद खुश थी और मेरी इस खुशी की एक वजह जफ़र भी था। जल्द ही वो मुझसे मिलने लखनऊ आ रहा था। जफ़र ने अपनी गलती मान ली थी और मैंने भी उसे माफ़ कर दिया था। कहानी से सीख, कई बार हम इंसान को पहचानने में भारी भूल कर बैठते हैं, जिसका खामियाजा हमें खुद ही भुगतना पड़ता है। अगर हम चाहते हैं कि हमें धोखा ना मिले तो हमें हर आदमी पर भरोसा करने की अपनी आदत को बदलना पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।